नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो चौथा ये वीडियो टेस्ट हुआ है उसको आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए क्वेश्चंस को किस तरह से बहुत ही प्यारे अंदाज में सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे मेन बात ये होती है ना कि क्वेश्चंस आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, किस तरह से समझ रहे हो, और ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस होगी उसी तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल करोगे। इसीलिए कई सारे देखो 400-500 क्वेश्चंस किसी एक टॉपिक पर करना छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर आप इसी चीज को 2-3 बार दोहराते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपने बहुत बेहतरीन तैयारी करने की शुरुआत कर दी है। और नंबर सिस्टम में जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की है वो सारी चीजें यहाँ पे देखो एप्लीकेबल हैं, और सारी चीजें हम लोग यहाँ पे उसको यूज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। और ये सब सारी के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं ये बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं और इनके बेस पे आपको ये नीचे दिए गए ऑप्शंस को टिक करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता रखी है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है? a माइनस बी से हमेशा होता है। और यहां पे मैंने आपको बताया है कि n क्या होना चाहिए? n यहां पे ऑड होना चाहिए। अच्छा, n अगर इवन होगा तो भी a माइनस बी से कटेगा, लेकिन तब a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटता है। तो आप बताओ 43 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब लिख सकता हूं, ये किससे डिविजिबल होगा? ये हमेशा 43 माइनस 1 यानी कि 42 से डिविजिबल होगा। अब भाई 42 का तो 11 से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब कि पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, और पहला गलत तो देखो जहां जहां पे पहला लिखा होगा उसको कट कर देंगे सीधा सीधा। अब जरा दूसरा समझो, मैंने आपको यह भी बता रखा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n ये कोई इसका फैक्टर नहीं होता है। कब? जब n इवन होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसका मतलब 56 का स्क्वायर प्लस 1 ये 19 से नहीं कटेगा, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं कर सकते हैं, और फैक्टर नहीं कर सकते तो देखो आप क्या यहां पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, 56 प्लस 1 कर दोगे यानी 57, और 19 से 57 कटता है, लेकिन ये तो फैक्टर बनेगा ही नहीं, और ये नहीं बनेगा तो ये 19 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 ऑप्शन गलत हो गए मेरे। तो भाई बताओ, जहां जहां पे दूसरा उसको भी कट करो, यहां पे दूसरा इसको कट कर दो, यहां पे भी दूसरा इसको कट कर दो, तो बचा कौन सा? केवल बी ऑप्शन ही तो बचा। यानी कि अब मुझे तीसरे और चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। यही करना है, यही अप्रोच लगानी है हमें क्वेश्चंस में। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी कि 3 भिन्न भिन्न डिजिट्स हैं, यानी कि अंक हैं, और ए भी कोई भी 2 अंक की संख्या है। तो सीधी सी बात है, दिख रहा है ए भी 2 अंक की संख्या है। इसका स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है? सी बी मिल रहा है। अब एक बात जरा समझना, किस संख्या में बी का इकाई का अंक है, और यहां पे स्क्वायर करने पे देखो बी इकाई का अंक आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी डिजिट्स हैं जिनके स्क्वायर करने पे इकाई के अंक पे फर्क नहीं पड़ता? तो आपको पता है कि वो संख्या है या तो 0 या 1 या फिर 5 और या फिर 6। ये 4 नंबर्स हैं, यानी कि 0 का स्क्वायर भी, जैसे 10 का स्क्वायर कर दिया तो लास्ट में 100, 0 रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये 4 अंक इकाई के स्थान पर हैं तो वो हमेशा इकाई के स्थान पर रहेंगे, अगर मैं उनका स्क्वायर कर दूं तो भी। इसका मतलब कि जो b है उसकी पॉसिबल डिजिट्स पूछ रहा है ना, तो भाई b 3 नहीं हो सकता और ये चौथा ऑप्शन 9 नहीं हो सकता, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो कह रहा है जो CCB है वो 320 से बड़ा है। अब 320 से बड़ा, पहले जरा समझो 2 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो 10 से लेकर 99 तक ये सारी संख्याएं 2 अंक की हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन इनका स्क्वायर 3 डिजिट का नंबर है केवल। तो आप देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ये भी 3 डिजिट का है। लेकिन अगर मैं ऐसे चलते चलते चलूं तो देखो 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, ये भी 3 डिजिट का है। और अगर कहीं मैंने 32 का स्क्वायर कर दिया ना तो वो 1024 होता है, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब मेरी जो संख्या है ए बी वो 10 से बड़ी है, लेकिन वो 31 से छोटी है। ये पहला कंक्लूजन हमें मिल गया यहां पे। यहां तक बात समझ में आई? अब एक बात जरा समझो मेरे भाई, अगर मैं सीधी सीधी बात ये कर दूं यहां पे कि जो CCB है वो किसी का स्क्वायर है और वो 320 से बड़ा है, तो आप मुझे इतना बता दो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 320 से बड़ा है। लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये 320 से छोटा है। इसका मतलब जो AB है वो 17 से छोटी नहीं हो सकती, वो 18 या 18 से बड़ी होगी।
तो इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन यहीं से क्या निकल के आ गया मेरे पास कि जो ए बी है वो 18 से बड़ी है और वो 31 से छोटी है। इतना समझे। अब 18 से बड़ी 31 से छोटी, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें स्क्वायर करने पे ये जो दो अंक हैं ये सेम हो जाएं, यानी सैकड़े और दहाई के अंक सेम हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। तो देखो बी बी सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो दहाई और सैकड़े का स्थान ये भी कितना है, ये सेम है। ये तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब मेरी संख्या ए बी क्या है, 21 है, और यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है। बोलो बात समझ में आ गई। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है P इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, यानी P क्या है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो प्राइम नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, 2 3 5 7 11 ऐसे लेके कहां तक 97 तक, क्योंकि 100 तक बोल रहा है। अब आपसे कह रहा है कि इनके मल्टीप्लाई में एट द एंड कितने जीरो होंगे। तो भाई आपको एक बात तो समझ में आती है ना कि जो जीरो है वो जीरो 2 और 5 के मल्टीप्लाई से बनता है, यानी 2 और 5 कितना, ये काउंट कर लें केवल। तो बताओ यहाँ पे 2 तो एक ही बार आएगा ना, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन प्राइम में केवल और केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है, वो कौन सा है, 2 है। तो 2 तो एक ही बार आएगा ना, और 5 एक बार दिख रहा है मुझे। आगे 5 मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बार तो 5 दिख रहा है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि 2 और 5 का केवल एक ही पेयर बनेगा, और अगर एक ही पेयर बनेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही जीरो होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो n क्या है यहाँ पे, 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, और इसको डिवाइड करने को बोला है किससे, 12 से। अब मुझे इतना बताओ सीधे सीधे कि अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं सबसे अलग अलग डिवाइड कर दूं। तो 12 से अगर मैं 1421 को डिवाइड करूं तो देखो कितना रहेगा, 14 0 9 5, यानी शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। 12 से अब देखो, अब इनको डिवाइड करना नहीं है, 12 से 1421 को डिवाइड कर लिया, शेषफल कितना, 5। अब ये 21 से 2 ही तो आगे 23 है, इसका मतलब शेषफल 2 बड़ा होगा, शेषफल यहाँ 7 होगा। अब इससे आगे ये 2 बड़ा नंबर, इसका मतलब शेषफल 2 और बड़ा होगा, 9 हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 9। अब ऐसा नहीं कि इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 से डिवाइड करेंगे, आप इनको डिवाइड कर दो। देखो 7 9 कितना हो गया, 63। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुणे 63, और इसको 12 से भाग कर दूं। अब 12 से अगर मैं 63 को भाग कर दूं तो 12 पंचे 60, शेषफल कितना आ गया, 3, यानी 5 गुणे 3, और इसको 12 से भाग कर दूं, कितना हो गया, 15, और 15 को 12 से भाग करूंगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे बात समझ आई, 12 कम 12 3 15। आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट का नंबर है इन विच वी डिवाइड 32 534 और 34 069। इनको जब हम डिवाइड करते हैं किसी एक 3 डिजिट के नंबर से तो हमें सेम रिमाइंडर मिलता है। अब भाई मुझे एक बात सीधी सी इतनी बता दो, मैंने आपको इस तरह का कंसेप्ट एक बार बता भी रखा है क्लास में, आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, और ये क्वेश्चंस भी इस तरह का एक हम लोग कर चुके हैं। आप मुझे केवल इतना बताओ, अगर मैं 32 534 को डिवाइड करूंगा किसी एक 3 डिजिट के नंबर n से, तो ये लगभग मान लेते हैं कि 1 बार गया होगा, शेषफल कितना हो गया होगा, r। तो मैं लिख दे रहा हूं लेकिन ऐसे करना नहीं आपको। तो बताओ यहाँ पे 32 534 अगर लिखें तो ये 32 534 को क्या लिखेंगे, NQ1 प्लस R लिखेंगे। ऐसे अगर मैं अगला वाला लिखूं 34 069, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही NQ2 प्लस R लिखेंगे। बोलो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये RR कटेगा, और क्या रहेगा, NQ2 माइनस Q1, यही तो आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, ये 1535। बोलो बात समझे। अब n और Q2 माइनस Q1 का मल्टीप्लाई 1535 है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको करना क्या होता है, आपको इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना है और उनके 2 फैक्टर कर लेने हैं, एक 3 डिजिट में होगा, एक 2 डिजिट में होगा। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 307 से कट रहा है, क्योंकि अगर मैं 307 और गुणे 5 करूं तो देखो दिख रहा है मुझे 1535। इसका मतलब ये 3 डिजिट का नंबर 307 ही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इतना सब तामझाम। आप सीधे सीधे क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, और ये क्लास में एक बार कर चुके हैं क्वेश्चन। डिफरेंस लोगे और उसका फैक्टर कर लोगे, जो फैक्टर मिलेगा वही उसमें से एक आंसर ने दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है। सीधी सी बात पता है, संख्या 5 से भी कटेगी 7 से भी कटेगी। 5 से तो ये चारों नंबर कट रहे हैं, 7 से चेक करो, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये आंसर है। अरे बात समझे, खत्म क्वेश्चन। करना चाहो तो संख्या मान लो x,
इसका 1/5 यानी x/5, इसी संख्या का 1/7 यानी x/7, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 5 7 35 इज इक्वल टू 10। तो बताओ यहाँ से x कितना आ गया 175। इतना करने की जरूरत थोड़ी ना है। 3, अब देखो इसमें 2 सीरीज हैं, एक बार जरा समझना, मैं लिख रहा हूं यहां पे 3 प्लस 15 प्लस देखो 12 का डिफरेंस है, फिर अगला कितना हो जाएगा 27, ऐसे चलता रहेगा। और अगली वाली कितनी है -9 -21 फिर -33, ऐसे चलता रहेगा। अब ये हमें देखना, अगर यहाँ पे देखो 19 की जगह पे 20 लिखा होता तो मैं सीधे सीधे बोलता इसमें 10 टर्म है, इसमें 10 टर्म्स हैं, मेरा काम हो जाता। लेकिन अब देखो क्या है 19 है, तो ये देखो 3 पहले स्थान पर है, 15 दूसरे स्थान पर है। अगर मैं आपसे लिखूं देखो पहला स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां और 19वां, इतने स्थान के हो गए संख्याएं, एक ऑल्टरनेट पे ले रहे हैं। तो कितनी संख्याएं हैं 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 संख्याएं होंगी ना। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले वाले में 10 टर्म्स होंगे और अगले वाले में 9 टर्म्स होंगे। बोलो क्लियर हुई बात? पहले वाले में 10 टर्म्स और दूसरे वाले में 9 टर्म्स। अब एक बात जरा समझो, अब ये 10 ऑड नंबर्स हैं सारी की सारी, और अगर ऑड नंबर्स का मैं सम करूं वो भी कितनी बार, इवन बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार, तो इनका आंसर हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। इनका आंसर कभी भी ऑड नहीं आ सकता है। तो अब बताओ 10 ऑड टर्म्स का अगर मैं सम करूं तो ये जो टर्म आएगा, ये टोटल सम, ये तो इवन आएगा, सम आएगा। और ये 9 ऑड टर्म्स का, ऑड टर्म्स को अगर ऑड बार ऐड करोगे, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 3 5 7, 3 बार जोड़ दो, 7 3 10 5 15 आ रहा है। 15 कैसी नंबर है, ऑड नंबर है। तो अगर ऑड टर्म्स का ऑड बार सम करोगे तो आंसर कैसा आएगा, आंसर हमेशा ऑड आएगा। और ऑड टर्म्स का इवन बार सम करोगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। यही समझाना है आपको। इसका मतलब ये पहला वाला क्या होगा, इवन होगा, दूसरा वाला कैसा होगा, ऑड होगा। तो भाई एक सीधी सी बात बता दो, इवन और ऑड का जो सम होगा वो हमेशा ऑड ही आता है कि नहीं आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, ये ऑप्शन गलत है, बी पार्ट, ये ऑप्शन गलत है, डी पार्ट। अब आप एक बात ये कह सकते हो कि सर ऑड में प्राइम भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे इतना बता दो पहला वाला 3 का मल्टीपल है, दूसरा वाला 3 का मल्टीपल है। आप ऐसे देख लो, ये जितनी भी संख्या है ये सारी की सारी 3 की मल्टीपल है कि नहीं है। इसका मतलब 3 कॉमन आएगा, और 3 कॉमन आएगा तो अंदर कोई नंबर दूसरा बचा होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये सारे, तो ये प्राइम तो नहीं हो सकते। इसलिए इसका जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ए पार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स एंड वाई आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा एक बात ध्यान रखना, पहले तो ऐसे नहीं सॉल्व किए जाते हैं। वैल्यूज पुटिंग से आप करोगे, लेकिन एक वैल्यू लेके अगर चेक करोगे ना तो आंसर हमेशा गच्चा खा जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में। समझो क्या करना है। देखो पहली बात तो जैसा क्वेश्चन कंडीशन में बोल रहा है वैसा ही तुमको लेके चलना है। क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मेरे भाई इतना तो समझ सकते हो, लगातार प्राकृतिक संख्याओं में मैं मान लेता हूं कि x जो है वो 1 है और y जो है वो 2 है। क्यों ऐसा माना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब x छोटा होगा किससे, y से, तो y को हमेशा बड़ा लेना है। पहले तो इस बात को जरा ध्यान रखना। और इस कंडीशन को रखकर मैं चेक करता हूं जरा ऑप्शन। अगर मैं पहले में रखूं तो देखो x को मैंने रखा 1 इसकी पावर 2, y को रखा मैंने 2 इसकी पावर 1। तो ये बोला है कि ये 1 जो है ये तो 1 आएगा, लेकिन ये तो 2 आएगा ना, और बोला 1 2 से बड़ा, इसका मतलब पहला गलत है। दूसरे में आओ, 2 की पावर 1 और 1 की पावर 2, बोला ये बड़ा है, हाँ तो ये तो सही है यहां पे। लेकिन अभी आंसर मत कर देना ऐसे, ये हमें दूसरा ऑप्शन मिल गया और हमने सॉल्व कर दिया। तीसरे में देखो 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2, बोला ये बड़ा है, ये तो रॉन्ग है। चौथे में देखो 2 की पावर 2 और ये 1 की पावर 1, ये सही है आपका। अब तो आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, मैंने 1 2 ले लिया। चलो मैं आगे और बढ़ता हूं और मैं 1 2 की जगह पे कुछ बड़े नंबर लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया x को 4 और y को मैंने ले लिया 5। अब जरा समझो, अब b वाले को मैं चेक कर रहा हूं। अगर मैं b को चेक करूं तो देखो 5 की पावर 4 और ये बड़ा बोल रहा है किसको, 4 की पावर 5 से। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 625, और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1024।
तो क्या 625 1024 से बड़ा है? नहीं, इसका मतलब दूसरा गलत है। ऑलवेज ट्रू की बात किया है, तो ये ऑलवेज ट्रू थोड़ी ना है। ऑलवेज ट्रू इसका मतलब जो बचा है वो ऑप्शन हो जाएगा, और कौन सा होगा? डी पार्ट। अरे मेरी बात समझ गए भाई? ये समझनी है बातें आपको, तो कम से कम 2 से 3 वैल्यूज लेकर चेक करना है, ऐसे नहीं कि एक वैल्यू लेकर चेक कर दिया। अब देखो 3 संख्याएं हैं जो सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब आपको पता है कि इनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 होने चाहिए, या इनके बीच में जो एचसीएफ है इनका वो 1 होना चाहिए। अब बताओ पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? मैंने मान ली 3 संख्याएं हैं ए बी सी, पहली 2 का मल्टीप्लाई यानी ए इंटू बी कितना दे रखा है? 475 लिख लिया हमने। बी और सी का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 1075। अब देखो दोनों में बी कॉमन है कि नहीं, इसका मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और मुझे दिख गया कि 75 है यहां दोनों जगह पे, इसका मतलब ये 25 से कटने वाले नंबर है। आओ जरा लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, बी को अगर मैं 25 मान लूं तो मैं इसको 19 इंटू 25 लिख सकता हूं, और 19 इंटू 25 सह अभाज्य है, इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि ये मेरा आंसर सही है। अगला देखो, अगर मैं बी और सी का मल्टीप्लाई लिखूं तो बी को तो मैंने 25 मान लिया, और अगर मैं 1075 को 25 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना देगा? 43 बार जाएगा। इसका मतलब 45 और 25 और 43 भी क्या है? को प्राइम है। तो मैं सीधे सीधे नहीं बोल सकता भाई यहाँ पे कि ए मेरा हो गया 19, बी मेरा हो गया 25 और सी मेरा कितना हो गया? 43। अगर ये तीनों मेरे पास हैं, तीनों को जोड़ दो तो 9 5 14 और 3 17, लास्ट में 7 आना चाहिए इकाई का स्थान पे। ऑप्शन सी पार्ट खत्म, पूरा जोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले एक जरा समझ लेना, हिंदी में एक ये जो दान लिखा नहीं, ये गलत है। उसके द्वारा दिया गया कुल भाग कितना है ये पूछा गया है। 1/4 भाग दे दिया, 1/2 भाग दे दिया और 1/5 दे दिया। तो नीचे देखो क्या है, नीचे है 4, 2 और 5। एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 20। यानी मैंने मान लिया कि टोटल जो उसकी इनकम है, संपत्ति है, वो कितनी है? 20 भाग है। अब चलो, अब पुत्री को कितना दे रहा है? पुत्री को दे रहा है 1/4, तो 20 का 1/4 कितना? 5 भाग पुत्री को दे दिया। पुत्र को कितना दे रहा है? 1/2 यानी आधा, तो 20 का आधा कितना? 10 भाग। और एक मिनट, अपनी कुल संपत्ति के 1/4 पुत्री को, 1/2 भाग पुत्र को, और 1/5 भाग दान में दे रहा है। तो दान में कितना दे रहा है? 1/5, तो 20 का 1/5 कितना हो गया? 4। टोटल कितना पार्ट चला गया? 5 4 9 और 10, 19 भाग उसने दे दिया। वही तो पूछा कितना भाग उसने दे दिया है, तो 19 भाग दे दिया कितने में से? 20 में से, यानी ऑप्शन कौन सा? बी पार्ट, 19/20 भाग उसका चला गया है। आगे चलो, ABCD कुल 60 रुपए का गिफ्ट खरीदते हैं। यानी अगर मैं सीधी सीधी बोलूं कि ए ने A रुपए दिया, बी ने B रुपए दिया, सी ने C दिया और डी ने D दिया, तो कुल कितना रुपए हो गया? 60 रुपए। ए अन्य तीनों का 1/2 भाग खर्च करता है। चलो, ए कितना खर्च कर रहा है? बी का, सी का, डी का, सबका टोटल का 1/2 खर्च कर रहा है। यानी मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया? 2a हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अब करना चाहो तो बताओ, बी सी डी की जगह पे मैं क्या रख दूं? 2a, तो 2a और आगे a कितना हो गया? 3a, और ये किसके बराबर? 60, तो a कितना हो गया? 20। खत्म, a का आ गया 20। आगे देखो, b अन्य तीनों का 1/3, तो b कितना हो जाएगा? अन्य 3 यानी ए सी डी का 1/3, यानी a प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3b होगा कि नहीं होगा? अब a प्लस सी यानी a प्लस सी प्लस डी की जगह पे 3b रख दो, तो 3b और प्लस b कितना हो गया? 4b, यानी 4b की वैल्यू कितनी है? 60। तो बताओ b कितना हो जाएगा? 15। अरे समझे? अब देखो क्या कह रहा है आगे, c तीनों का 1/4, तो सीधी सी बात है, मैं c को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 4c, क्योंकि 4 करते तो c आता। तो 4c और c कितना हो गया? 5c, यानी मैं बोल सकता हूं कि 5c की वैल्यू है 60, तो c कितना हो गया? 12, और c 12, b 15, तो 12 15 कितना? 27, और a कितना? 20, 27 और 20 47, और 47 3 का है, तो बताओ d का कितना होगा? 60 में से घटा दो, कितना हो गया? 13, बी ऑप्शन। एक पार्किंग में केवल 2 पहिया और 3 पहिया वाहन हैं। अच्छी बात है, केवल पहिए गिने जाएं तो कुल 400 पहिए हैं। टोटल पहिए कितने हैं? ये हैं 400। कुल वाहन, अब भाई वाहन तो एक ही काउंट होगा ना, चाहे आपका 2 पहिया हो चाहे 3 पहिया हो। तो सीधी सी बात इतना मैं बोल सकता हूं कि टोटल जो वाहन हैं वो कितने हैं? वो हैं 175। अब आपसे क्या पूछा? 2 पहिया वाहनों की संख्या, या तो आप XY मानो, या इतना करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पे चलते हैं।
दो पहिया वाहनों की संख्या। अब देखो सीधी सीधी बात मैं ये बोल देता हूं कि दो पहिया वाहन जो है मैं 100 मान लेता हूं, क्योंकि मुझे नॉर्मल अच्छा एक नंबर लग रहा है, मैं इसको मान लेता हूं। अगर मैंने मान लिया कि दो पहिया 100 हैं, तो बताओ तीन पहिया कितने होंगे? 75। अब आप एक सीधी सी बता दो, तीन पहिया यानी कि 75 गुणे 3, टोटल पहिया कितने? जो भी आएगा 225 आएगा, वैसे जो भी आएगा लास्ट में 5 देगा। और ये दो पहिया यानी ये 200, 225 कितना हो जाएगा? 425। यानी ये ऑप्शन तो गलत है। बात समझे? ऐसे ही करना है मुझे सारे क्वेश्चंस को। अब बताओ, अगर मैं मान लू दो पहिया जो है 75 हैं, तो दो पहिया 75 तो कितने पहिए? 75 गुणे 2 यानी 150 पहिए। अच्छा, बचे कितने? 100 बचे हैं, और ये 3 है, एक में 3 तो 100 में कितने? 300। और 300 और 150 कितना हो गया? 450। ये भी गलत है। अब 125 पे चलते हैं। अगर ये 125, दो पहिया कितने? 125, तो तीन पहिया कितने? 50। 125 इंटू 2, क्योंकि दो पहिए हैं तो कितना हो गया? 250 पहिए हो गए। और 50 गुणे 3 कितना हो गया? 150 पहिए हो गए। दोनों का आंसर सम कर दो, कितना हो जाएगा? 400। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। अरे बोलो, बात समझ में आई? चलो आगे। दिए हुए व्यंजक अगर आपने मेरी जो प्रैक्टिस सेट है उसको ध्यान से देखा होता, तो मेरे ख्याल से 12वां या 11वें में मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन को कराया है सॉल्व। अब देखो, मैं Q को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? PQ प्लस Q इज इक्वल टू P प्लस 9। Q कॉमन ले लो, कितना हो गया? P प्लस 1 इज इक्वल टू P प्लस 9। अब बताओ Q कितना हो जाएगा? P प्लस 9 अपॉन P प्लस 1, और ऑप्शन होगा डी पार्ट। अगर मैं बताओ P को क्या दूं? P का वो मान जो ले नहीं सकते, अग्राह्य है। अगर मैं P को रख दूं 7, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पे रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 8, और Q कितना रहेगा? 2। और जबकि Q क्या है? Q जो है वो एक भिन्न है, जबकि 2 क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए 7 नहीं ले सकते हम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और x इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। x क्या है? 4 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है मल्टीप्लाई है। और कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब देखो, पहली बात तो आप ये कि आप मान सकते हो कि 4 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ये कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका मल्टीप्लाई 4 3 12 दूना 24, कितना हो गया? 24। यानी x कितना है? 24। अगर x 24 है तो बताओ n कितना हो जाएगा? 1 प्लस 24 यानी 25। अब 25 ऑड भी है और 25 परफेक्ट स्क्वायर भी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। बोलो, बात समझ में आई? आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि x को मैंने 1 2 3 4 ना लगे 2 3 4 5 लेना है, ले लो। 5 चौका 20, 3 60 दूना 120, और x कितना है? 120। तो बताओ n कितना हो जाएगा? 120 प्लस 1 यानी 121। ऑड भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। चेक हो गया दोनों में। अब ये 15 क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति चॉकलेट बेचता है जो कि डिब्बों में है ना। उसे पूरा चॉकलेट का डिब्बा या आधा डिब्बा ही खरीद, उससे या तो चॉकलेट, पूरा चॉकलेट का डिब्बा खरीदो, या फिर आधा डिब्बा खरीद सकते हो, इसके अलावा नहीं खरीद सकते। अब कह रहा है एक खरीदार उसके पास उपलब्ध चॉकलेट के डिब्बों के आधे डिब्बे और एक आधा डिब्बा खरीद लेता है, तथा उसके बाद शेष खरीदार शेष का आधा और आधे डिब्बे का आधा खरीदता है। जिस व्यक्ति के पास कोई डिब्बा शेष नहीं रहता, तो ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति के पास प्रारंभ में चॉकलेट के कितने डिब्बे थे। अब एक बात जरा समझो, ऑप्शन लेके चलता हूं, 2 3 3.5 और 4 हैं, तो मैं बीच का ऑप्शन ले लेता हूं। मैंने मान लिया 3 को। यहां पे प्रारंभ में चॉकलेट के कितने डिब्बे थे? मैंने मान लिया कि टोटल कितने डिब्बे थे? 3 डिब्बे थे। अब जरा चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को। जो कि देखो, चॉकलेट बेचता है जो कि डिब्बों में है, पूरा चॉकलेट का डिब्बा या आधा डिब्बा ही खरीदा जा सकता है। एक खरीदार उसके पास उपलब्ध चॉकलेट के डिब्बों के आधे डिब्बे और एक आधा डिब्बा खरीद लेता है। देखो कैसे खरीद रहा है, इसका आधा खरीद रहा है। पहला जो दुकान जो आया उसके पास ग्राहक को कैसे खरीद रहा है? इसका आधा यानी कि 1.5 खरीद रहा है, और उपलब्ध चॉकलेट के डिब्बों का आधा डिब्बा और एक आधा डिब्बा खरीद लेता है। तो भाई एक आधा डिब्बा और ले लिया उसने, यानी कि आधा डिब्बा ले लिया, तो कुल कितना ले लिया उसने? 2 ले लिया। बात समझे? उसके बाद एक दूसरा खरीदार आया, शेष का आधा और आधा डिब्बा ले लिया, तो शेष कितना बचा? 3 था, 2 ले गया, तो शेष कितना बचा? 1 बचा। तो ये क्या कर रहा है? शेष का आधा, आधा यानी आधा ले लिया और आधा डिब्बा और ले लिया,
यानी टोटल कितना ले लिया, एक ही तो ले लिया। अब एक ले लिया तो बता रहा उसके पास कोई डिब्बा शेष नहीं रहता, तो बस सीधी सी बात है, एक यहां चला गया, दो यहां चला गया, टोटल तीन थे, तीन के तीन चले गए, इसका मतलब कोई डिब्बा शेष नहीं है। कोई डिब्बा शेष नहीं है तो आंसर मेरा कौन सा है, जो मैंने माना वही मेरा आंसर हो गया। इसीलिए बोलता हूं आपसे कि ऑप्शन अगर मानो तो कोई बीच का नंबर मानो, ऐसे नहीं मान लो कोई भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।